स्वागत है दोस्तों आपके अपने चलो बोलो हो गया मैं। इसमें जो दृष्टि का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीएल किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो उसका जो है सॉल्यूशन देखा जाएगा, ठीक है। और उसको कोशिश किया जाएगा कि आपके सामने रखा जाए और आसानी से समझाया जाए। क्लियर है, समझिए। देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन जो है पार्ट वाइज वीडियो आएगा, पूरा बुक का जो है वीडियो बना दिया जाएगा। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है आपका सबसे पहले कौन सा चैप्टर है, प्राचीन इतिहास का है, ठीक है। इसमें 2016 से लेके 2006, 15 और 2016 से 20 तक ऑनलाइन जितनी परीक्षा हुई हैं, जितने परीक्षा हुई, जितने एग्जाम में आया हुआ है वो क्वेश्चन है सब, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है, इसको लगाने से और पढ़ने से। क्लियर है, ध्यान से समझिए क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका व्याख्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य न मिलता हो, यानी जिसमें लिखित साक्ष्य न मिलता है उसे क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्लियर है। अब जिसमें लिखित नहीं मिले उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों के भी भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगी संस्कृति को 3 मुख्य चरण में विभाजित किया गया है। यह है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखिए 3 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्लियर है। जो लिखित नहीं है उसको क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। जो भीमबेटका गुफा है वो किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। अब थोड़ा सा इसके बारे में सारांश दिया है, उसको भी देख लीजिए ताकि आपके एग्जाम में घुमाए तो आपको समझ में आ जाए। क्या दिया है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। यह प्राग ऐतिहासिक काल की प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला की अनुपम खजाना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए, ठीक है। पत्थर के औजार कहां पाए गए, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। अब पत्थर के औजार पाए गए। क्लियर है। आगे क्या देखिए इसमें कौन कौन से है इसका समझिए। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, ठीक है, उसके कोड उपकरण के इसके अनुसार है, फिर मध्य, उसके बाद से इसका है, ठीक है, दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, समझिए, इसमें दिया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझिए। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां क्या थी, इसके बारे में बताना है। चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर नियोजन निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्लियर है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो है, अभी बताए हैं।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? क्या बताएंगे आप? धन्यागार। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, सारांश देख लीजिए एक बार ताकि आपको अच्छा समझ आ जाए। मोहनजोदड़ो का धन्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां सबसे बड़ा भवन था। क्लियर है, सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई लगभग 11.88 मीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 7.01 मीटर थी। ठीक है, स्नानगार यानी कि स्नान करने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? ठीक है, इसका क्या बताएंगे? नृत्य करती हुई बालिका। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? कौन सा माना जाता है? लोथल माना जाता है। लोथल क्या था? सिंधु घाटी का बंदरगाह। बंदरगाह मतलब हो गया कि जहाँ पे पानी वाला जहाज रुकते हैं उसको बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ दिया हुआ है, लिखा हुआ है, इसको देख लिया जाए। ठीक है, देखिए, लोथल अहमदाबाद यानी गुजरात। देखिए, लोथल अहमदाबाद यानी गुजरात जिले में भोगवा नदी, ये भी ध्यान रखिएगा, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 और 1962 के मध्य यहाँ एस.आर. राव के निर्देश में खुदाई की गई, जहां 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 214.214 x 36 मीटर का एक घेरा था। ठीक है, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया। ठीक है, इस प्रकार लोथल पतननगर का लोथल 2 विभिन्न टीलों नहीं मिलते, पूरी बस्ती जो है एक ही दीवार में घिरी थी। यानी कि इसी प्रकार खोद के देखा गया और पता चला कि वहां पर क्या है? बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट लोथल में। क्लियर है। अब 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा प्रसिद्ध है मिट्टी के पात्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। अब सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? व्यापार। जो व्यापार है, व्यापार करना, ये सब उसकी क्या थी? अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नागरिक सभ्यता थी, यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। ठीक है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? ठीक है, हड़प्पन सभ्यता क्या लोहा नहीं पाई गई थी, बाकी सब पाया गया था। क्या क्या पाया गया था? सोना पाया गया था, तांबा पाया गया था, चांदी पाया गया था, लोहा नहीं पाया गया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए, इस बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है समझिएगा। इसमें जो दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है, फिर इसका पॉइंट वाइज भी दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए लाजवाब हो जाता है, समझिए। अब इसका थोड़ा सा सारांश दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगी सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं मिली हैं, परंतु लोहा प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है? जो हम लोग का 2023 ईस्वी है ना, ये एक हुआ होगा, इसके 1000 पहले की बात है, तब जाके लोहा उस समय खोजी गई थी। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, सोतोगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? अफगानिस्तान में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया हुआ है, इसको भी आप देख लेंगे तो बहुत समझ में आपको आएगा। ध्यान दीजिए, जो बचा होगा ये पॉइंट वाइज। भीमबेटका के रॉक शटर्स किसकी तलहटी में स्थित है? क्या बताएंगे? विंध्य रेंज। ठीक है, विंध्य रेंज होता है
उसकी हो गई। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश में किसकी गुफा है, यानी कि भीमबेटका की गुफा है। ऐतिहासिक गुफा कि चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है भीमबेटका। ठीक है, देखिए आप ऑब्जेक्टिव पढ़े, फिर इसको जब पढ़ेंगे तो आपका और रिवाइज हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिए, भीमबेटका गुफा शैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत के लिए किया गया, कालीबंगा। ठीक है, किस नौ पसाड़ी के स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं, क्या बताएंगे, बुर्ज होम। ठीक है, पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्नि कुंड, हल से जुते हुए खेत, युगल समाधान में से कौन सा तत्व कालीबंगन से नहीं पाए जाते, युगल समाधान। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है कि लोथल दौलाबाद, सुरकोटला, धौलीविला, ठीक है, में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है, दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद कहाँ है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हम जो ऑब्जेक्टिव करा रहते हैं इसका देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। ठीक है, रोक के, और इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक है, इसको थोड़ा रोक लीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसको भी एक बार यहाँ से देख लीजिएगा। मैं पूरा इसको फाइल को दिखा दे रहा हूँ, पीडीएफ फाइल को यहाँ से धीरे धीरे देख लीजिएगा, वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, क्लियर है, इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक, इसको एक बार देख लीजिए, मिला लीजिएगा, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, देखिए, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है समझिए। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, दूध और इसके उत्पादन। ठीक है, वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव मतलब जौ डालकर खीर, क्षीर मतलब खीर, क्षीर का अब हम लोग खीर कहते हैं, खीर पकोदन तथा जौ के सूत दही में डालकर ये बनाया जाता था, फिर उसके बाद से उसको खाया जाता था। क्लियर है, अब आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया, तो क्या बताएंगे, जौ लाया गया। ठीक है, सबसे पहले प्रयोग में जो अन्न था उसको कौन सा, जौ लाया गया। ठीक, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, वैदिक लोगों को जो सबसे पहले क्या किया था, तांबा किया गया था। कौन सा, तांबा को किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, इसको पढ़िए कि ऋग्वैदिक लोग द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। ठीक है, मतलब कि ऐसे ही है, कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे के परिचित नहीं थे। ठीक है, परिचित कब हुए, 1000 ईसा वर्ष पूर्व हुए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी थी, आर्यनी किसकी देवी थी, वन की देवी थी, यानी वनों की पूजा होता था ताकि इन्वायरमेंट की रक्षा हो, वही कहा गया। उन लोगों को नहीं पता था, लेकिन वन की पूजा किया जाता था, अब ना पता चला इन्वायरमेंट की रक्षा हो रहा है, पहले थोड़ी पता था। ठीक है, लेकिन फिर भी पूजा होता था पेड़ों को, पौधों को। क्लियर है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्री कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसको क्या कहते हैं, वेद त्रिवेद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, त्रयी, वेदेत्री और त्रयी दोनों कहा जाता है। देखिए कि दोनों ऑप्शन में रहे तो आप कर दीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु अवरोही क्रम में निम्नलिखित चरणों को लिखिए। ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब क्या है, मनुष्य का जीवन क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्या है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पे आधारित थी बच्चा, व्यवसाय पर। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, क्या थे, यह इस तथ्य को पुष्टि होता है कि क्या है, क्या पुष्टि होता है, इसका देखा जाएगा नेक्स्ट पेज में। देखिए पुष्टि सभी के लिए पुष्टि होता है। देखिए ऋग्वेदिक यहाँ से पढ़ लिया जाए। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है,
ऋग्वेद में गाय इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशु चारक कहा जा सकता है। ठीक है, उनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय ग्विष्ट है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती है। जहाँ कई पुरोहित को दी जाने वाली दक्षिणा, जैसे दक्षिणा में लीजिए गाय लीजिए, अपना बाछी लीजिए, सब दक्षिणा देते हैं, वो पहले से चली आती थी परंपरा। अभी भी देखते हैं कहीं कहीं गाय दिया जाता है। 9 नंबर क्या, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभ्यता सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया चुनाव को शामिल होती थी? कौन सी होती थी? सीमिति। ठीक है, राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया? राज्य अभिषेक ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसको क्या करते थे? वली। क्या करते थे? वली। ठीक है, देखिए ये सब सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट आया हुआ सवाल है सब। ठीक है, 12 नंबर क्या है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय ज्ञायवल को चुनौती दी थी? किसमें दी थी? गार्गी में। देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता है? इसको रावी को क्या जाना जाता है? पुरुषणी नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी जो है नदी यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा दिया हुआ है। रावी नदी वैदिक काल में पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। 10 युद्ध में 10 राजाओं का युद्ध हुआ जिसमें पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें कि सुदास विजयी हुए थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 14 नंबर क्या है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में उल्लेखित सत्यमेव जयते का उपनिषद कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस विवाह को विधि समस्त माना जाता था? अब किस विवाह को माना जाता था? गवर्ध विवाह को। ठीक है, क्या माना जाता था? विधि समस्त नहीं माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए लिखा है, हिंदू धर्म विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्राह्मण विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गवर्ध विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, 50 विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह एवं प्रजापत्य विवाह को ही विधि समस्त माना जाता है। अंतिम 4 प्रकार के विवाह को विधि समस्त नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से शब्दों में से शब्द कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? अनुष्ठान कौन सा दर्शाता है? कल्प को दर्शाता है अनुष्ठान। ठीक है, यदि कहने का मतलब वेदांग के संदर्भ में कल्प शब्द अनुष्ठान दर्शाता है। कल्प वेद का 6 अंग है, एक ही कर्म कांड के अनुसार के किया गया। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये जो चीज दिया है ना, इसको आपको ध्यान से इसको एक बार रिपीट मार लेना है ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं वो चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाए। ठीक है, ये चीज़ जो है ध्यान से एक बार देख लीजिए। ठीक है, और इसको एक बार पढ़ लीजिए, जरूरत पड़े तो लिख लीजिए, लिखना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसी में यही है, सब क्लियर है। इसको भी क्या करिए आप एक बार ध्यान से देखिए, पढ़िए, ताकि आपका देखिए वही सब जो दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा अन्न जो है प्रथम बार प्रयोग किया गया था? जौ के बारे में दिया है। जौ को क्या कहते हैं? जौ कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया और यहाँ पे इसको देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम वास्तु केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा रहे हैं। अब ये देखिए, बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में समझा जाए। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म किस संस्थान द्वारा अंकित किया जाता है? ठीक है, तो क्या बताएगा? अशोक मौर्य का। ठीक है, इसके द्वारा रिम्बनदेई स्तंभ के द्वारा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए क्या लिखा हुआ है, अशोक के रिम्बनदेई लघु स्तंभ लेख में पता चलता है, ठीक है, कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने कहा वहां पर पत्थर की दीवार बनाई, शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व
हुआ था, अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो क्या बताएंगे आप, शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध किससे संबंधित थे? शाक्य वंश से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो क्या बताएंगे, राजगृह में किया गया था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ? राजगृह में। ठीक है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवी बौद्ध का किसने किया था? यहाँ पर पढ़ लीजिए, देखिए स्टार लगा हुआ है, यानी कुछ गड़बड़ है इसमें, ध्यान से देखिए। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडर के संरक्षण में वर्ष 1871 में किया गया था। ठीक है, राजा मिंडर के 1871 में। ठीक है, अब देखिए पांचवा, बौद्ध बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का होता है ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का मतलब क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, अब देखिए जो छठा नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों का अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन थे? स्त्री और शूद्र। ठीक है, ये सबको जोड़ा था। ठीक है, बौद्ध धर्म में। क्लियर है? अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। क्लियर है? इतना आपको समझ में आया? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अच्छा लगे तो कमेंट करें और बताइए नेक्स्ट पार्ट को बनाया जाए और इससे भी अच्छा बनाया जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए, बताइए। ठीक है, धन्यवाद।